एक डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी से दूर रहें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। रात के करीब 2 बज रहे थे। राजस्थान के रेगिस्तान की वो सूनी सड़क अमित की पुरानी एसयूवी की हेडलाइट्स के उजाले में किसी अंतहीन सांप की तरह लग रही थी। अमित एक ऐसा इंसान था जिसे खतरों से खेलने का शौक था। उसका पॉडकास्ट अंधेरे के राही पूरे देश में मशहूर था और इसी शो के लिए वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जो सिर्फ डरावनी ना हो बल्कि श्रापित भी हो। और रावतपुरा से ज़्यादा श्रापित जगह शायद ही पूरे भारत में कहीं और थी। अमित के साथ उसकी टीम की सबसे पुरानी सदस्य समीरा थी। समीरा का काम तथ्यों की जांच करना था। वो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज रात उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। जैसे जैसे गाड़ी गांव के करीब पहुंच रही थी, मोबाइल के सिग्नल्स एक एक करके गायब होने लगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी अमित को डरा रही थी। गांव की सीमा पर एक पुराना जर्जर लोहे का गेट लगा हुआ था जो आधा ज़मीन में धंसा हुआ था। अमित ने गाड़ी रोकी। बाहर निकलते ही एक ठंडी बर्फीली हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। यह अजीब था क्योंकि रेगिस्तान की रातें ठंडी तो होती हैं, पर इस हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे पुरानी लाशों की महक हो। अमित ने अपना टॉर्च जलाया और रिकॉर्डर ऑन किया। उसने बोलना शुरू किया। मैं इस वक्त रावतपुरा की दहलीज पर खड़ा हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ हवाएं बातें करती हैं और पत्थर रोते हैं। मेरे सामने जो अंधेरा है वो साधारण नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे अंदर खींच रहा है। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफ़ेद थे और उसने फटे पुराने राजस्थानी कपड़े पहने थे। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वो हाथ में एक पुरानी लाठी लिए खड़ा हुआ था। अमित उसकी तरफ बढ़ा, पर समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमित रुको, इस वक्त यहाँ कोई कैसे हो सकता है? कोई गांव वाला यहाँ नहीं रहता। अमित ने उसे अनसुना किया और बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा क्या आप इसी गांव के हैं? हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? बूढ़े ने अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई। उसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं। उनकी जगह सिर्फ 2 सफ़ेद पत्थर जैसे गोले थे। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, यहाँ जगह तो बहुत है बेटा, पर जिंदा लोगों के लिए नहीं। यहाँ की मिट्टी अब इंसानों को नहीं पहचानती। वापस मुड़ जाओ, अभी भी रास्ता खुला है। एक बार सूरज पूरी तरह ढल गया और तुम उस पार चले गए तो फिर रास्ता तुम्हारा नहीं, उनका होगा। अमित को लगा कि यह कोई पागल है या शायद कोई स्थानीय निवासी जो पर्यटकों को डराना चाहता है। उसने मुस्कुराते हुए जेब से कुछ पैसे निकाले और बूढ़े की तरफ बढ़ाए, पर जैसे ही अमित का हाथ उस बूढ़े के हाथ से छुआ, उसे लगा जैसे उसने बर्फ के किसी टुकड़े को छू लिया हो। वो आदमी उतना ही ठंडा था जितना कि मौत। अचानक एक तेज हवा का झोंका चला और धूल की एक दीवार खड़ी हो गई। अमित और समीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो बूढ़ा वहां से गायब था। वहां कोई झाड़ी नहीं थी, कोई पत्थर नहीं था जिसके पीछे वो छिप सकें। वो जैसे हवा में विलीन हो गया था। समीरा बुरी तरह कांप रही थी। अमित प्लीज, ये ठीक नहीं है, हम वापस चलते हैं। अमित के मन में भी एक पल के लिए डर बैठा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। नहीं समीरा, ये तो बस शुरुआत है। सोचो, अगर शुरुआत इतनी रोमांचक है तो अंदर क्या होगा? हमें वो हवेली ढूंढनी होगी जहां गांव का मुखिया रहता था। वो फिर से गाड़ी में बैठे और गांव के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही टायर गांव की कच्ची सड़क पर पड़े, एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अमित ने खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर सन्नाटा था, पर वो फुसफुसाहट बंद नहीं हो रही थी। वो आवाजें मिट्टी से आ रही थीं, दीवारों से आ रही थीं। गांव के घर आधे टूटे हुए थे,
किसी के दरवाजे नहीं थे तो किसी की छतें गायब थीं। हर घर के बाहर लाल रंग से एक हाथ का निशान बना हुआ था जो नीचे की ओर इशारा कर रहा था। अमित ने अपनी टॉर्च एक घर की दीवार पर मारी। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था जो पुराना पड़ चुका था, लेकिन अभी भी पढ़ा जा सकता था। वो देख रहा है। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उस पेड़ की टहनियों पर सैकड़ों काले धागे बंधे हुए थे और हर धागे के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया लटकी हुई थी। हवा में हिलती हुई वो गुड़िया ऐसी लग रही थी जैसे फांसी पर लटके हुए छोटे इंसान हों। अमित ने अपनी कार एक पुरानी 2 मंजिला हवेली के सामने रोकी। यही वो जगह थी जहां उसे रात बितानी थी। हवेली का मुख्य दरवाज़ा भारी लकड़ी का बना हुआ था जिस पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगी थीं। जैसे ही अमित ने उसे धक्का दिया, एक भारी चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर से जो हवा निकली उसमें बंद कमरों की घुटन और किसी प्राचीन डर की गंध थी। अमित ने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डर में आखिरी लाइन कही, हम रावतपुरा की उस हवेली में प्रवेश कर रहे हैं जहां से ये शराब शुरू हुआ था। रात लंबी होने वाली है और मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो सायों में खड़ा होकर हमें देख रहा है। जैसे ही अमित ने वाक्य पूरा किया, हवेली का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर से गाड़ी के अलार्म की आवाज गूंजने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमित और समीरा अब उस अंधेरी हवेली के अंदर कैद हो चुके थे। अमित और समीरा उस भारी दरवाजे के पीछे कैद हो चुके थे। अमित ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। समीरा की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श पर कांप रही थी। अमित ने उसे शांत रहने को कहा और अपनी टॉर्च की बीम हवेली के मुख्य हॉल में घुमाई। हवेली का हॉल किसी पुराने महल जैसा था, लेकिन इसकी भव्यता अब खंडहर में बदल चुकी थी। ऊपर की छत पर लगे झूमर टूटे हुए थे और उनसे मकड़ी के जाले लटक रहे थे। बीचों बीच एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी जिसकी लकड़ी सड़ चुकी थी। अमित ने रिकॉर्डर अपने पास रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो इस डर को भी अपने शब्दों में कैद करना चाहता था। हम हवेली के अंदर हैं, अमित ने धीमी आवाज में कहा। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ की हवा इतनी भारी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दीवारों पर जो चित्र लगे हैं उनकी आंखें हमें हर तरफ फॉलो कर रही हैं। समीरा को एक दीवार पर धूल से ढकी एक तस्वीर दिखी। उसने अपनी हथेली से उसे साफ किया। वो एक आदमी की तस्वीर थी, गांव का मुखिया विक्रम सिंह। उसकी मूंछें ताव दी हुई थीं और आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। तस्वीर के नीचे एक चांदी के प्लेट पर लिखा हुआ था, अमर संरक्षक। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, छोटे बच्चों के पैरों की आहट जैसी आवाज, टप टप टप। अमित, ऊपर कोई है, समीरा फुसफुसाई। अमित ने टॉर्च ऊपर की ओर की। कोई नहीं है समीरा, पुरानी लकड़ी है, हवा से आवाजें आती हैं। लेकिन वो खुद भी जानता था कि हवा इतनी भारी और स्थिर थी कि वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वो दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम पर लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक लंबा गलियारा दिखा जिसमें कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था सिवाय आखिरी कमरे के। उस कमरे से एक मध्यम सी पीली रोशनी आ रही थी। अमित और समीरा उस रोशनी की तरफ खींचे चले गए। कमरे के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था, फिर भी मोमबत्तियां ताजी थीं। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी और उसके बगल में एक पीतल का कटोरा था। उस कटोरे में कोई गहरा लाल तरल पदार्थ भरा हुआ था। अमित ने डायरी उठाई,
उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही की जगह खून से लिखा गया था। अमित ने पढ़ना शुरू किया। 1892 आज गांव के 10वें बच्चे की बलि दी गई। शक्ति प्रसन्न है। उसने वादा किया है कि रावतपुरा का कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। बस हमें उसे जिंदा मांस खिलाते रहना होगा। अमित का हाथ कांपने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा। गांव वाले विद्रोह कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि अगर ये सिलसिला रुका तो शक्ति सबको निकल जाएगी। मैंने सबको इस हवेली में बुलाया है। आज रात आखिरी दावत होगी। अगर हम अमर नहीं हो सके तो हम मरेंगे भी नहीं। डायरी का आखिरी पन्ना पूरी तरह खून से सना हुआ था, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, भूख। समीरा ने अचानक चीख मारी। अमित ने देखा कि कमरे की दीवारों से काला खून रिसने लगा था। वो खून धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था और उन मोमबत्तियों की तरफ बढ़ रहा था। अमित, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह हमें मार देगी, समीरा ने कहा। वो कमरे से बाहर भागे, लेकिन गलियारा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अंतहीन लग रहा था। वो जितना दौड़ते गलियारा उतना ही लंबा होता जाता। पीछे मुड़कर देखा तो वो कमरा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक काली दीवार थी। अचानक अमित को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई साया नहीं था, बल्कि वही बूढ़ा मुखिया विक्रम सिंह खड़ा था, जिसकी तस्वीर उन्होंने नीचे देखी थी। उसका चेहरा आधा कंकाल बन चुका था और उसकी आंखों की जगह कीड़े रेंग रहे थे। मुखिया ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसने अमित के गले की तरफ हाथ बढ़ाया और एक ऐसी आवाज निकाली जो सीधे अमित के दिमाग के अंदर गूंजी, तुम बहुत देर से आए हो। समीरा ने अमित का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ के दरवाजे के अंदर खींच लिया। वो एक छोटे से स्टोर रूम में गिर पड़े। बाहर से मुखिया के हंसने की भयानक आवाज आ रही थी, एक ऐसी हंसी जिसमें हजारों लोगों के रोने की आवाजें भी शामिल थीं। अमित ने अपना रिकॉर्डर देखा। वो अपने आप रिकॉर्डिंग मोड पर था, लेकिन जो आवाजें उसमें सुनाई दे रही थीं वो उसकी नहीं थीं। उसमें किसी औरत की चीखें थीं जो रहम की भीख मांग रही थी। समीरा ने सिसकते हुए कहा, अमित, नीचे देखो। स्टोर रूम के फर्श पर फटे हुए कपड़े और पुराने बैग पड़े थे। अमित ने एक बैग उठाया और उसे खोल कर देखा। अंदर एक कैमरा और एक आईडी कार्ड था। आईडी कार्ड पर लिखा था, रोहन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तारीख पिछले महीने की ही थी। अमित को समझ में आ गया कि वो यहाँ पहले शिकार तो नहीं थे। उनसे पहले भी कई लोग यहाँ आए और इस हवेली का हिस्सा बन गए। अमित ने अपनी टॉर्च स्टोर रूम की दीवार पर मारा। वहाँ एक छोटा सा रोशनदान था। समीरा, वहाँ देखो, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमित रोशनदान की तरफ बढ़ा, स्टोर रूम की छत से वही पुरानी गुड़िया नीचे गिरी जो उन्होंने बरगद के पेड़ पर देखी थी। गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और अमित की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस बूढ़े मुखिया की थी। बाहर के गलियारे में फिर से वही टप टप की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज अकेली नहीं थी। सैकड़ों पैरों की आहट स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। गांव के वो तमाम लोग जिन्हें मुखिया ने दावत में मार दिया था, अब अपने नए शिकार के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। स्टोर रूम का दरवाज़ा अब किसी के भारी प्रहार से हिल रहा था। बाहर खड़ी वो चीज़ें जो कभी इंसान थीं, अब सिर्फ भूख से तड़पते साए बन चुकी थीं। अमित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी अलमारी को दरवाजे के सामने धकेल दिया, लेकिन वो जानता था कि ये लकड़ी की रुकावट उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाएगी। अमित, रोशनदान, समीरा ने बदहवास होकर कहा। अमित ने उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाया। रोशनदान छोटा था, लेकिन एक इंसान के निकलने भर की जगह वहाँ पर थी। समीरा किसी तरह बाहर निकली और फिर उसने अमित को हाथ देकर ऊपर खींच लिया।
वो हवेली के पीछे वाले हिस्से में गिरे। बाहर का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। हवेली की खिड़कियों से वो काले साए उन्हें देख रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दहलीज उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा थी। हमें गाड़ी तक पहुंचना होगा और यहां से निकलना होगा, अमित ने हांफते हुए कहा। वो गांव की गलियों में भागने लगे, लेकिन रावतपुरा की गलियां अब किसे भूल भुलैया जैसी लग रही थीं। वो जिस भी मोड़ पर मुड़ते वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते जहां वो गुड़िया लटक रही थी। अचानक अमित के कदम रुक गए। सन्नाटे को चीरती हुई एक मधुर संगीत की आवाज आने लगी। ये किसी पायल की छन छन थी, जो गांव के बीचों बीच स्थित उस पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। अमित का दिमाग अचानक सुन्न होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है। वो संगीत इतना सम्मोहक था कि उसके पैरों ने भागना बंद कर दिया और वो कुएं की ओर खींचने लगा। अमित, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको! समीरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उसे झटक दिया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह फैल चुकी थीं और चेहरा भावहीन था। अमित कुएं की जगत पर जाकर खड़ा हो गया। ये कुआं सदियों पुराना था, पत्थरों से बना हुआ और काई से ढका। कुएं के अंदर से एक मध्यम सफेद रोशनी निकल रही थी। अमित ने जैसे ही अंदर झांका, उसे संगीत की आवाज साफ सुनाई दी। नीचे पानी नहीं था, बल्कि एक विशाल गहरा गर्त था, जिसमें हजारों इंसानी हड्डियां सफेद मोतियों की तरह चमक रही थीं। उन्हीं हड्डियों के ढेर के बीच एक औरत बैठी थी। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथों से कुछ बुन रही थी। अमित जैसे ही और करीब झुका, उस औरत ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। अमित की चीख निकल गई, लेकिन गला जैसे बैठ चुका था। उस औरत का चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों में काली राख भरी हुई थी। अमित, पीछे हटो! समीरा की आवाज दूर से आती महसूस हुई। अचानक कुएं के अंदर से हजारों काले हाथ बाहर निकले। वो हाथ इंसानी नहीं लग रहे थे, वो बहुत लंबे और नुकीले थे। उन्होंने अमित की शर्ट को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगे। अमित का आधा शरीर कुएं के अंदर लटक गया। उसे महसूस हुआ कि कुएं के अंदर का तापमान 0 से भी कम है। वो ठंड उसके शरीर को जमा रही थी। समीरा ने दौड़कर अमित के पैरों को पकड़ लिया। अमित, अमित, होश में आओ! ये सच नहीं है, ये सब भ्रम है। अमित को अचानक अपने रिकॉर्डर की आवाज सुनाई दी, जो उसकी जेब में था। वो स्टैटिक नॉइज यानी खरखराहट पैदा कर रहा था। उस आवाज ने अमित के दिमाग पर छाए सम्मोहन को एक पल के लिए तोड़ दिया। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर उन हाथों पर पूरी रोशनी डाल दी। रोशनी पड़ते ही वो हाथ जलने लगे और उनसे किसी जानवर के कराहने जैसी आवाजें आने लगी। अमित ने एक जोरदार झटका दिया और पीछे की ओर जमीन पर गिरा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, प्यास, अभी प्यास बाकी है। कुएं का पानी अचानक उबलने लगा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वो पानी साधारण नहीं था, वो गाढ़ा और काले रंग का तेल जैसा पदार्थ था, जिससे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो पानी कुएं से बाहर निकलकर उनकी तरफ फैलने लगा। भागो! अमित चिल्लाया। वो गांव की मुख्य सड़क की तरफ भागे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच वही बूढ़ा काका खड़ा है। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके पीछे गांव के सैकड़ों लोग खड़े हुए थे। उन सबके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, लेकिन उन मशालों की आग नीली थी। तुमने कुएं की नींद खराब कर दी, काका ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। अब वो शांत नहीं होगा, उसे कुर्बानी चाहिए। मुखिया ने वादा किया था कि कोई भी प्यासा नहीं मरेगा। अमित ने देखा कि काका के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। अमित ने पीछे मुड़कर देखा।
कुएं से निकला काला पानी अब एक बड़ी लहर बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ सायों की भीड़ थी और दूसरी तरफ वो मौत का सैलाब। समीरा को पास ही एक छोटा सा मंदिर दिखा जो गांव के बाकी घरों से थोड़ा अलग और सुरक्षित लग रहा था। वहां अमित, मंदिर के अंदर चलो, शायद वहां ये चीजें नहीं आएंगी। वो मंदिर की सीढ़ियों तरफ लपके। जैसे ही उन्होंने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, वो काला पानी मंदिर की दहलीज के पास आकर रुक गया। काका और सायों की भीड़ भी मंदिर से कुछ दूरी पर ठहर गई। वो लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, पर मंदिर के अंदर कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमित ने राहत की सांस ली और मंदिर की दीवार से लगकर बैठ गया। उसने अपना रिकॉर्डर देखा। रिकॉर्डर में अब अमित की आवाज़ नहीं थी, उसमें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी जो कह रही थी, पापा ने मुझे कुएं में फेंक दिया, ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा। अमित ने अपनी टॉर्च मंदिर के अंदर घुमाई। मंदिर में किसी देवता की मूर्ति नहीं थी। वहां बस एक विशाल पत्थर था जिस पर हजारों खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे उकेरा हो। और उस पत्थर के ऊपर वही लाल रंग की चुनरी रखी थी जो अमित ने कुएं के अंदर उस औरत के सर पर देखी थी। अमित को समझ आ गया था कि वो सुरक्षित नहीं है। ये मंदिर उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज को कैद करने के लिए बनाया गया था। मंदिर के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से भी ज्यादा डरावना था। अमित और समीरा मंदिर के बीचों बीच उस विशाल पत्थर के सामने बैठे थे। बाहर वो काला पानी दहलीज पर इस तरह लहरा रहा था जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। नीली मशालें लिए वो साया मंदिर को घेरे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और नफरत का मिला जुला भाव था। अमित ने अपनी टॉर्च की रोशनी मंदिर की दीवारों पर डाली। मंदिर की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि चूने और मिट्टी की बनी थीं, लेकिन उन पर कुछ अजीब उभरा हुआ था। अमित दीवारों के करीब गया और उसने अपना हाथ दीवार पर रखा। उसे महसूस हुआ कि दीवार के अंदर से हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही है, जैसे पत्थर के पीछे कोई दिल धड़क रहा हो। समीरा, यहां हो, इसे सुनो, अमित ने कांपते हुए कहा। समीरा ने अपना कान दीवार पर लगाया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये सांस लेने की आवाज है। अमित, इन दीवारों के अंदर कोई है। अमित ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला जो वो हमेशा ट्रैकिंग के लिए साथ रखता था। उसने सावधानी से दीवार की ऊपरी परत को खुरचना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी की परत हट रही थी, अंदर से कुछ सफेद सा निकलने लगा। वो पत्थर नहीं था, वो एक इंसानी हड्डी थी। अमित ने और तेजी से मिट्टी हटाई तो उसे एक पूरा का पूरा कंकाल दिखाई दिया जो दीवार के अंदर सीधा खड़ा किया गया था। अमित और समीरा पीछे हट गए। उन्होंने गौर से देखा तो समझ आया कि पूरा मंदिर ही कंकालों से बना हुआ था। हजारों हड्डियों को चूने और मिट्टी से मिलाकर ये दीवारें खड़ी की गई थीं। अमित को अचानक याद आया कि मुखिया की डायरी में लिखा था कि उसने सबको हवेली में दावत पर बुलाया था और उसने गांव वालों को मारा नहीं था। उसने उन्हें जिंदा चुनवा दिया था ताकि वो इस गांव की सरहद की रक्षा कर सकें। ये गांव वाले आज भी मरना चाहते हैं, पर यह मिट्टी उन्हें आजाद नहीं होने दे रही। अचानक मंदिर के पीछे वाले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज वैसी ही थी जैसी अमित ने रिकॉर्डर में सुनी थी। वो मंदिर के पीछे एक छोटे से कक्ष में पहुंचे। वहां एक संदूक रखा हुआ था। अमित ने संदूक खोला तो अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि ढेरों पुराने गहने और एक तांबे की प्लेट रखी हुई थी। उस प्लेट पर प्राचीन लिपि में कुछ खुदा हुआ था। अमित ने अपने फोन के कैमरे से उसे स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा बार बार धुंधला हो रहा था। तभी समीरा ने देखा कि दीवार पर बने उन कंकालों के हाथों में हरकत हो रही है। जो हाथ मिट्टी में दबे थे वो अब बाहर निकल रहे थे। अमित, ये जाग रहे हैं, समीरा चिल्लाई। मंदिर के अंदर की फर्श फटने लगी। अमित ने देखा कि जिस पत्थर को वो मंदिर की बेदी समझ रहे थे वो असल में एक सुरंग का ढक्कन था। सुरंग के अंदर से एक सड़न भरी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। बाहर खड़े साए अब मंदिर के अंदर घुसने लगे थे।
शायद जिस शक्ति ने उन्हें रोक रखा था वो अब कमज़ोर पड़ रही थी। अमित ने रिकॉर्डर ऑन किया। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो याद रखना, रावतपुरा कोई गांव नहीं है, ये एक जेल है और हम उस कैदी के पास जा रहे हैं जिसने ये सब शुरू किया था। सायों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनकी बिना आंखों वाली खोपड़ियां अमित की तरफ बढ़ रही थीं। उनके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो काली सुरंग। अमित ने समीरा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उस सुरंग के अंदर कूद गया। सुरंग के अंदर का रास्ता नीचे की ओर ढलान पर था। वो कई फीट तक फिसलते चले गए और अंत में एक बड़े तहखाने में जाकर गिरे। ये तहखाना ठीक उसी हवेली के नीचे था जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तहखाने की दीवारों पर हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक विशाल तख्त बिछा हुआ था। उस तख्त पर वही मुखिया विक्रम सिंह बैठा हुआ था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके आसपास गांव की औरतें और बच्चे बैठे थे। सबके चेहरे सफेद और स्थिर थे। वो सब अमित और समीरा की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। मुखिया धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके चलने से हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। उसने अमित की तरफ हाथ बढ़ाकर वो तांबे की प्लेट मांगी जो अमित सुरंग से साथ लेकर आया था। मुखिया के गले से एक भारी फटी हुई आवाज निकली, मुक्ति, हमें मुक्ति चाहिए। अमित को समझ आया कि ये रूहें उन्हें मारना नहीं चाहती थीं, वो बस उस तांबे की प्लेट को वापस चाहती थीं जिसमें उनकी आज़ादी का मंत्र लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमित ने वो प्लेट मुखिया की तरफ बढ़ाया, तहखाने की छत से वही काला पानी गिरने लगा जो कुएं से निकला था। वो काला पानी सायों की तरह ठोस होने लगा और एक विशाल शैतानी साय में बदल गया। वो शक्ति जिसने इस गांव को श्राप दिया था, वो अपनी दावत को इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उस शैतान ने मुखिया को एक तरफ पटक दिया और अमित की गर्दन दबोच ली। अमित का दम घुटने लगा। उसने देखा कि समीरा बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और माचिस निकाली। उसने उस तांबे के प्लेट पर कुछ छिड़का। वो पेट्रोल था जो उसने अपनी गाड़ी से एक बोतल में भर कर रखा था। अमित ने आखिरी बार रिकॉर्डर की तरफ देखा और कहा, शायद ये आखिरी बार है। उसने माचिस जलाई और तांबे की प्लेट को आग लगा दी। प्लेट के जलते ही एक तेज सफेद रोशनी पैदा हुई। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि वो शैतानी साया राख होने लगा। मुखिया और बाकी गांव वालों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और वो सब धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। तहखाना हिलने लगा। हवेली गिरने वाली थी। अमित ने समीरा को अपने कंधे पर उठाया और ऊपर की ओर जाने वाले गुप्त रास्तों की तरफ भागा। पीछे से उसे हजारों लोगों के शुक्रिया कहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवेली की नींव अब किसी भूकंप की तरह हिल रही थी। ऊपर से भारी पत्थर और मलबे के टुकड़े गिर रहे थे। अमित ने बेहोश समीरा को अपने कंधों पर कसकर थामा और उस गुप्त रास्ते की ओर दौड़ा जो ऊपर की ओर जा रहा था। पीछे तांबे की प्लेट से निकली वो अलौकिक सफेद रोशनी अब एक आग की लपटों में बदल चुकी थी, जो उन अंधेरे सायों को भस्म कर रही थी जिन्होंने सदियों से इस गांव को कैद कर रखा था। जैसे ही अमित हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा गांव एक अजीब सी नीली रोशनी में नहाया हुआ है। लेकिन ये रोशनी डरावनी नहीं थी, इसमें एक अजीब सी शांति थी। बरगद के पेड़ पर लटकी वो मिट्टी की गुड़ियां एक एक करके खुद ब खुद जलकर राख हो रही थीं। हवा में जो सड़न भरी गंध थी वो अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह जलती हुई सूखी लकड़ियों की महक आ रही थी। अमित ने समीरा को एक सुरक्षित दूरी पर लिटाया और उसकी नब्ज चेक की। उसकी सांसें चल रही थीं। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सन्नाटा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव की गलियों से अब वही साए जो अब धुंधले और सफ़ेद हो चुके थे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनमें वही मुखिया विक्रम सिंह सबसे आगे था, पर इस बार वो हमला करने नहीं आए थे। वो सब हवेली के सामने कतार में खड़े हो गए। मुखिया ने अमित की ओर देखा और अपना हाथ अपने सीने पर रखा। ये विदाई का संकेत था। अमित समझ गया कि
तांबे की प्लेट को जलाकर उसने उस शैतानी शक्ति का अनुबंध तोड़ दिया था, लेकिन उन रूहों की मुक्ति के लिए अभी एक आखिरी कदम बाकी था। मुखिया की रूह ने गांव के पुराने मंदिर की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था। अमित को याद आया कि मंदिर के अंदर दीवारों में दबे वो कंकाल, उन्हें जब तक सम्मान के साथ विदा नहीं किया जाता, ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। अमित ने रिकॉर्डर ऑन किया। आज रात मैंने जो देखा है वो विज्ञान की समझ से परे है। ये लोग राक्षस नहीं हैं, ये शिकार हैं। मुखिया ने अमरता का जो सौदा किया था उसकी कीमत इन मासूमों ने चुकाई है। अब मुझे इस कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। अमित वापस मंदिर की ओर भागा। रास्ता पहले जैसा कठिन नहीं था। वो काला पानी सूख चुका था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी और हजारों कंकाल साफ दिखाई दे रहे थे। अमित ने वहां रखे पुराने सूखे घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन कंकालों के चारों ओर फैला दिया। उसके पास पेट्रोल की कुछ आखिरी बूंदें बची थी। उसे उन लकड़ियों पर छिड़का और माचिस जला दी। देखते ही देखते पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर गया। जैसे जैसे हड्डियां जल रही थीं, अमित को हवा में हजारों आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। वो मंदिर अब एक विशाल चिता बन चुका था। तभी मंदिर की आग के बीच अमित को वही शैतानी साया फिर से उभरता हुआ दिखा। वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो शक्ति हार मान चुकी थी, लेकिन वो अंतिम प्रहार करना चाहती थी। साय ने आग की लपटों के बीच से अपना हाथ निकाला और अमित के पैरों को जकड़ लिया। अमित का पैर जलती हुई लकड़ियों की तरफ खींचने लगा। नहीं, अब और नहीं, अमित चिल्लाया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और उसे उस साय के ठीक बीचों बीच दे मारा। टॉर्च की बैटरी फटी और एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके की लहर ने अमित को मंदिर के बाहर फेंक दिया। अमित बाहर रेत पर गिरा। उसने देखा कि मंदिर की छत गिर चुकी थी। आग अब आसमान को छू रही थी। धीरे धीरे गांव के वो सफेद साए उस आग की लपटों में समाने लगे। मुखिया विक्रम सिंह ने आखिरी बार अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक पिता जैसी करुणा थी। उसने सिर झुकाया और आग की धुंध में विलीन हो गया। सूरज की पहली किरण रेगिस्तान के क्षितिज पर फूटने वाली थी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही थी, रावतपुरा के खंडहर एक एक करके गायब हो रहे थे। अमित ने देखा कि जिन घरों को वो रात भर देख रहा था वो असल में थे ही नहीं। वहां सिर्फ धूल के ढेर थे। पूरा गांव एक भ्रम था जो उस तांबे की प्लेट और मुखिया की इच्छा शक्ति पर टिका हुआ था। समीरा को होश आया। उसने आंखें खोली और अमित को धूल और खून से सना हुआ देखा। अमित, हम कहाँ हैं? क्या सब खत्म हो गया? अमित ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और अपनी कार की तरफ इशारा किया। हाँ समीरा, सब खत्म हो गया। रावतपुरा अब आजाद है। लेकिन जब वो कार के पास पहुंचे तो अमित के होश उड़ गए। कार के टायर जमीन के अंदर धंसे हुए थे और कार के बोनट पर खून से एक नया संदेश लिखा हुआ था। अमित ने पास जाकर पढ़ा, कहानी अभी अधूरी है। अमित ने अपना रिकॉर्डर चेक किया। उसमें रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। उसने पीछे करके सुना तो उसमें उसकी आवाज के पीछे एक और आवाज थी जो बिल्कुल उसके जैसी ही थी, लेकिन वो कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ घर आ रहा हूं अमित। अमित की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ी। उसने महसूस किया कि उसका साया जमीन पर नहीं बन रहा था, जबकि सूरज उसके ठीक पीछे ही था। सूरज की पहली किरणें रेगिस्तान की धूल को सुनहरा बना रही थीं, लेकिन अमित के अंदर एक बर्फीली सिहरन दौड़ रही थी। उसने अपनी परछाई की ओर देखा। रेत पर उसकी कोई आकृति नहीं बन रही थी। वहीं पास में खड़ी समीरा की लंबी परछाई साफ दिख रही थी। अमित ने रिकॉर्डर के उस आखिरी हिस्से को दोबारा सुना जिसमें उसकी ही आवाज कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ घर आ रहा हूं अमित। अमित ने रिकॉर्डर को बंद किया और उसे कसकर मुट्ठी में भींच लिया। उसे समझ आ गया था कि उस मंदिर के धमाके में जब उसने उस शैतानी साए को खत्म करने की कोशिश की थी तो उस शक्ति ने अमित के जिस्म को नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को अपना ठिकाना बना लिया था। अमित, तुम क्या देख रहे हो? चलो यहां से।
मुझे डर लग रहा है, समीरा ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब भी थकान और दहशत थी। अमित ने एक गहरी सांस ली। वो समीरा को डराना नहीं चाहता था। हाँ चलो, बस थकान है थोड़ी सी। गाड़ी स्टार्ट हुई और रावतपुरा के खंडहर पीछे छूटने लगे। अमित का हाथ लगातार स्टीयरिंग पर कांप रहा था। जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहे थे, अमित को अपने दिमाग के पिछले हिस्से में एक भारीपन महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग के बंद दरवाजों को अंदर से खटखटा रहा हो। बार बार उसे अपनी आंखों के सामने वही काला कुआं और मुखिया का कंकाल जैसा चेहरा दिखने लगता। 2 घंटे के सफर के बाद वो एक हाईवे के ढाबे पर रुके। अमित वॉशरूम गया और जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकल गई। शीशे में उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं। वहां सिर्फ वही सफेद पत्थर जैसे गोले थे जो उस बूढ़े काका की आंखों में थे। अमित ने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा तो सब कुछ सामान्य था। ये सिर्फ वहम है, ये सिर्फ वहम है, वो खुद को दिलासा देने लगा। वापस कार में बैठते ही समीरा ने अमित की ओर देखा। अमित, तुम्हारा रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया है। अमित ने डैशबोर्ड पर रखे रिकॉर्डर को देखा। उसकी लाल लाइट जल बुझ रही थी। अमित ने उसे उठाकर प्ले किया। इस बार आवाज़ साफ थी। वो अमित की माँ की आवाज़ थी जो सालों पहले गुजर चुकी थी। वो कह रही थी, बेटा घर मत आना, वो तुम्हारे अंदर है, उसे घर मत लेकर आना। समीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमित, ये तुम्हारी माँ की आवाज़ कैसे हो सकती है? ये सब हो क्या रहा है? अमित ने गुस्से में रिकॉर्डर को खिड़की के बाहर फेंक दिया। रिकॉर्डर सड़क पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कुछ नहीं हो रहा है, हम बस बहुत थक गए हैं समीरा। हम शहर पहुंचते ही किसी डॉक्टर से मिलेंगे। लेकिन शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जैसे ही सूरज ढला, अमित का व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी। समीरा ने गौर किया कि अमित के हाथों के नाखूनों के पास की खाल काली पड़ने लगी थी। अमित, गाड़ी रोको, मैं चलाती हूँ, समीरा ने घबरा कर कहा। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 100, 120, 140। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अमित रुक जाओ, तुम कर क्या रहे हो? समीरा चिल्लाई। तभी अमित ने अपनी गर्दन धीरे से समीरा की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं हो सकती थी। उसके दांत नुकीले और काले दिख रहे थे। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, प्यास बाकी है समीरा। समीरा ने देखा कि अमित के हाथों से वही काला तेल जैसा पदार्थ निकल रहा था जो कुएं से निकल रहा था। अमित ने अचानक स्टीयरिंग छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से अपना ही गला घोंटने लगा। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई और एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। कुछ घंटों के बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचे। गाड़ी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर ने देखा कि गाड़ी के अंदर समीरा बेहोश थी, लेकिन उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थी। पर अमित की सीट खाली थी। सर, यहाँ कोई है, ड्राइवर गायब है, एक सिपाही ने कहा। ऑफिसर ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। सड़क के किनारे रेत पर पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन वो निशान अजीब थे, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर घिसटता हुआ गया हो। ऑफिसर को झाड़ियों में वही रिकॉर्डर मिला जिसे अमित ने फेंक दिया था। ताज्जुब की बात थी कि वो टूटा होने के बावजूद काम कर रहा था। ऑफिसर ने बटन दबाया। रिकॉर्डिंग में अमित की कांपती हुई आवाज गूंजी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो रावतपुरा कभी मत जाना। मैं उसे बाहर ले आया हूं, मैं उसे रोक नहीं पाया। अब वो मेरे चेहरे के साथ घूमेगा, वो आपके बीच होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूं। कहानी का अंत एक भयानक सच के साथ होता है। कुछ दिनों के बाद शहर के एक पॉडकास्ट स्टूडियो में अमित का एक नया एपिसोड अपलोड होता है। लोग उसे सुनते हैं, उसकी आवाज वही है, उसका अंदाज भी वही है, लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते हैं वो गौर करते हैं कि अमित अब कभी धूप में बाहर नहीं निकलता और उसकी हर तस्वीर में उसकी कोई परछाई नहीं बनती। रावतपुरा का श्राप अब एक गांव तक सीमित नहीं था। वो शहर की गलियों में अमित के जिस्म में छिपकर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुका है।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।